नमस्कार, सलाम। बेबाक भाषा के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकुल सरल। जनादेश का दिन है। जी हां, नतीजों का दिन है। महाराष्ट्र और झारखंड के नतीजे आ रहे हैं। जनादेश बिल्कुल साफ है। दोनों जगह सरकार की वापसी हो रही है जैसी सरकारें थीं। महाराष्ट्र में महायुति एक बड़े भारी बहुमत से वापसी कर रही है, पिछली बार की अपेक्षा से भी। और झारखंड में भी इंडिया अलायंस झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में एक बड़ी जीत की तरफ बढ़ रहा है, पिछली बार से भी ज्यादा। यानी दोनों तरफ स्पष्ट बहुमत। जो 2019 में हमने खींचतान देखी महाराष्ट्र में, वो इस बार नहीं है, ना होगी। इस बार बीजेपी अपने दम पर भी बहुत बड़ा एक आंकड़ा हासिल कर रही है। इस जनादेश को कैसे समझें, ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। हालांकि अभी जल्दी है इस जनादेश को समझने के लिए। इस पूरे चुनाव नतीजे जब तक आ जाएं, क्योंकि अभी ये रात तक आपके सामने नतीजे पूरे आएंगे, हो सकता है देर लग जाए उसके, और वोट पैटर्न ना जब तक पता चल जाए उस पर फिर एक टिप्पणी करना तब ज़्यादा सही होगा। लेकिन अभी मोटा मोटा इस जनादेश के क्या मायने हैं, इसे कैसे समझा जाए, तो बहुत आसान लफ्ज़ों में अगर मैं कहूँ तो भारत अपना रंग रंगीला है। यहाँ एक राज्य, एक प्रदेश, एक जगह, एक विधानसभा, एक लोकसभा कुछ और संदेश देती है, तो दूसरी जगह दूसरा राज्य कुछ और संदेश। दो बातें इसमें बहुत साफ हैं। एक है कि नफरती कार्ड, नफरती अभियान, जो आपने झारखंड में देखा और महाराष्ट्र में भी देखा। दोनों तरफ इसे लीड किया, इसे चलाया बीजेपी गठबंधन ने, जिसे महाराष्ट्र में महायुति कहते हैं, और झारखंड में घुसपैठिया का सवाल हुआ। बटेंगे तो कटेंगे, एक हैं तो सेफ हैं, जैसे नारे उछाले गए। और एक तरफ है फिर डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र। जी हाँ, इस जनादेश के दो ही मायने हैं कि एक राज्य में नफरती कार्ड चला महाराष्ट्र में, एक जगह झारखंड में नहीं चला। लेकिन दोनों जगह जो एक चीज़ चली है वो है डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र। जी हाँ, सीधा खातों में पैसा भेजे जाना, और ख़ास तौर से महिला वोटर्स को टारगेट करके। महाराष्ट्र में लाडकी बहन योजना थी, जिसमें करीब 1250 रुपया प्रति माह महिलाओं को दिया जा रहा था। और झारखंड में थी मैया सम्मान योजना, जिसमें 1100 रुपये दिए जा रहे थे। और उसे अब कहा गया कि अगर हमारी सरकार लौटती है, ये वादा किया गया था, तो उसे इससे डबल यानी दुगुना 2200 रुपये किया जाएगा। यानी ये जो सीधा कैश ट्रांसफ़र है, ये भारतीय चुनाव को बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रहा है। ये हमने मध्य प्रदेश में भी देखा, जहां लाडली नाम से, जो महाराष्ट्र में लाडकी नाम है, लाडली बहन योजना के नाम से योजना चलाई थी शिवराज सरकार ने। तो दोनों जगह, और आपने इसके अलावा भी देखा होगा बहुत सारी चीज़ें, चाहे वो किसान सम्मान निधि के नाम पर हो या और कुछ, या मुफ्त अनाज के नाम पर हो, इन सब योजनाओं ने बहुत ज़्यादा प्रभाव डाला है चुनाव पर। तो इस जनादेश को इस स्तर पर समझना आसान है कि नफ़रत अभी पूरे भारत में नहीं फैली है, हर राज्य में उस तरह से नहीं काम कर रही है। चाहे वो योगी हों, चाहे हेमंत बिस्वा शर्मा हों, चाहे मोदी हों, चाहे अमित शाह हों, उनका जो एक नैरेटिव है, एक नरेशन जो बनाते हैं वो कि घुसपैठिया आ जाएंगे, आपकी बेटी, आपकी ज़मीन तक छीन लेंगे, छीन ले रहे हैं। ये नरेशन, ये कहानी झारखंड में नहीं चली। झारखंड की जनता, जो एक आदिवासी बहुल राज्य है, ख़ास तौर से मैं झारखंड की बात इसलिए ज़्यादा कर रहा हूं क्योंकि आज आप नेशनल मीडिया पर, जो मुख्य धारा का मीडिया कहा जाता है, जिसे गोदी मीडिया या कॉरपोरेट मीडिया भी कह सकते हैं, उस पर महाराष्ट्र का ही जिक्र होगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे हरियाणा और जम्मू कश्मीर में चुनाव हुए, लेकिन जम्मू कश्मीर के जनादेश पर बहुत बात नहीं हुई। और हरियाणा की विक्ट्री, जो बीजेपी की विक्ट्री थी, बीजेपी ने वापसी की थी, उसे बहुत बड़ा चढ़ाकर पेश किया गया और पूरा एक नरेशन बनाया गया कि बीजेपी अजय है और बीजेपी लौट रही है और बीजेपी का सारे जो जितने मुद्दे हैं वो काम कर रहे हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर पर बहुत बात नहीं हुई और हरियाणा पैटर्न को ही आगे 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 दोहराने की बात कही जाती रही। इसी तरह आप आज देखेंगे कि महाराष्ट्र का ही जिक्र होगा, महाराष्ट्र की बात होगी, चाहे वो नरेंद्र मोदी हों, चाहे वो अमित शाह हों, चाहे वो फडणवीस हों, वो सब महाराष्ट्र की बात करेंगे और कहेंगे कि ये विक्ट्री बहुत बड़ी विक्ट्री है, बहुत बड़ी जीत है और ये पूरे देश का मूड है। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। झारखंड में जो दोनों के साथ चुनाव हुए, झारखंड में 2 दौर में चुनाव हुए, 13 नवंबर और 20 नवंबर, और महाराष्ट्र में
एक दौर में चुनाव हुआ 20 नवंबर को, लेकिन दोनों के रिजल्ट बिल्कुल अपोजिट हैं। एक तरह से देखा जाए सरकारों की वापसी हुई है, लेकिन एक जगह नफरत का एजेंडा नहीं चला, एक जगह चल गया। लेकिन दोनों जगह जैसे मैंने कहा डायरेक्ट कैश ट्रांसफर जो खातों में होता है उसने बहुत बड़ा काम किया। इसका मतलब है कि जनता एक राहत चाहती है। हालांकि ये भी एक बड़ी हमारी विडंबना है, पाखंड हमारे समाज का भी और बीजेपी का खास तौर से, कि वो जहां एक जगह जहां इस तरह की सम्मान योजनाएं डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र होता है उसे वो रेवड़ी बताती है, और जहां अपनी राज्यों में अपनी सरकारों में वो इसे देती है तो उसे जन कल्याणकारी योजनाएं बताती है। तो हमें इसमें भी फ़र्क करना होगा कि ये कैसे कहानियाँ, कैसे नैरेटिव बनाया जाता है। मैया सम्मान योजना को लेकर भी बीजेपी ने बड़ा विरोध जताया, और उसके जब वो महिलाओं के खातों में पहुंचा पिछले महीने तो उस पर भी विरोध दर्ज किया। लेकिन जब यहाँ पर लाट की बहन योजना के तहत राहत दी जाती है तो दिल्ली को लेकर भी रेवड़ी का सवाल बहुत बड़ा उठता है। अब दिल्ली के चुनाव भी आने वाले हैं, उसको लेकर भी अब इसी तरह का घमासान होना है और इसी तरह की बातें होंगी। लेकिन ये योजनाएं बहुत काम कर रही हैं। दिल्ली में भी जो अरविंद केजरीवाल की सरकार बार बार लौटी और इतना बड़ा जनादेश उसने पाया, उसके पीछे भी फ्री बिजली, पानी, महिलाओं को बस सुविधा जो मुफ्त में दी गई, उसने बहुत बड़ा रोल निभाया है। तो मुझे लगता है कि आने वाले चुनाव में ये और बढ़ेगा। हर राज्य में इस तरह की योजनाओं का ऐलान होगा, कोई लाट की बहन के नाम पर, लाडली बहन के नाम पर, मैया सम्मान के नाम पर, इसी तरह की योजनाओं का और ऐलान होगा। तो इस जनादेश का तो एक मतलब ये है, वो ये पैसा चाहे वो 1000 हो, चाहे 1200 हो, चाहे वो 2200 हो जाए, ये पैसा बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है हमारे लोकतंत्र में, हमारे चुनाव में। ये पैसा, क्योंकि लोग एक तरह से देखा जाए तो बहुत परेशान हैं। बेरोज़गारी इतनी ज़्यादा है, महंगाई इतनी ज़्यादा है, तो उसमें अगर कुछ भी राहत मिलती है लोगों को, जो लोग रोज़ के खाने कमाने वाले हैं या जो बेरोज़गार हैं, उन्हें जरा सी भी राहत मिलती है, घरेलू महिलाएं हैं, उनके पॉकेट में, उनके पर्स में कुछ पैसा पहुंचता है, तो वो बहुत बड़ा रोल अदा करता है चुनाव में वोट में कन्वर्ट होने में। तो ये हमें दोनों जगह दिखाई दिया कि पैसा, जो चाहे वो कल्याणकारी योजना कहा जाए या बीजेपी की ज़बान में रेवड़ी कहा जाए, ये हमारे चुनाव में बहुत बड़ा रोल अदा कर रहा है। इसके साथ ही नफरती कार्ड ये भी कम नहीं होना है। हमने लोकसभा के चुनाव में ये जो रिजल्ट आया, जनता ने जो संविधान और लोकतंत्र के सवाल पर ब्रेक लगाया, मोदी सरकार को उसे 240 पर समेट दिया। लगा था कि अब इस पर थोड़ा सा ब्रेक लगेगा, लेकिन इस पर ब्रेक नहीं लगा। और ये हमने हरियाणा चुनाव, जम्मू कश्मीर के चुनाव में भी देखा, लेकिन महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव में तो अति हो गई। बांटेंगे तो कटेंगे। हालांकि महाराष्ट्र में इस नारे से उन्हीं के दलों ने, सहयोगी दलों ने बीजेपी के इनकार किया, लेकिन ये नारा चला। इसी के जवाब में इंडिया गठबंधन को जोड़ेंगे तो जीतेंगे, ऐसे नारे देने पड़े। लेकिन उनका नारा जो बटेंगे कटेंगे, ये काफ़ी मुझे लगता है कि महाराष्ट्र में इसने काम किया। और ख़ास तौर से वो जो आरएसएस का सहयोग बताते हैं, आरएसएस ने भी हमेशा उनके लिए मेहनत करते हैं, लेकिन अब के लगता है कि इस बार पहले से 2 गुना 4 गुना ज़्यादा मेहनत की, क्योंकि महाराष्ट्र बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था बीजेपी के लिए, उनके लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न था। हालांकि महाराष्ट्र में हमने देखा कि मोदी जी की इतनी सभाएं नहीं हुई, अमित शाह भी फिर आखिरी दिनों में वापस लौट आए दिल्ली, लेकिन महाराष्ट्र एक बड़ा प्रतिष्ठा का प्रश्न था, महाराष्ट्र चाहिए था। हालांकि झारखंड भी चाहिए था उद्योगपतियों को, उनके मित्रों को, लेकिन झारखंड ने एक बार फिर ये सबक सिखाया कि जो आदिवासी हैं, मूल निवासी हैं, पिछड़े हैं, वो अभी भी उस बटेंगे तो कटेंगे नारे के पर नहीं चल रहे हैं और भारतीय संविधान, लोकतंत्र और इस तरह की बातों में यकीन करते हैं। और उसे एक जवाब झारखंड ने दिया है, क्योंकि झारखंड में, अगर आप महाराष्ट्र में कह सकते हैं कि 200 से पार जा रही है महायुति गठबंधन, तो झारखंड में भी कम नहीं है, क्योंकि वहाँ केवल 81 सीट हैं। सीट कम है, वहाँ 288 हैं और वहाँ 81, लेकिन इसका मायने वहाँ भी 50 से ऊपर अगर पहुँच रहा है इंडिया गठबंधन, तो ये एक बड़ा रिजल्ट है, बड़ा नतीजा है, बहुत ही इसके मायने हैं। मैं एक बार आपको जल्दी से इस स्क्रीन पर दिखा देता हूं कि क्या स्थिति है इस समय। आप देखेंगे कि झारखंड में 81 सीटें हैं, 81 सीटें, उसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा 33 सीटों पर आगे है। इसमें से कुछ रिजल्ट आ चुके हैं, कुछ पर अभी रुझान है।
कुछ ही देर में शायद इस पर भी साफ हो जाएगा। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा 33, ये लगभग, मैं एक बात बता दूं, ये पिक्चर लगभग तय हो गई है। यही रुझान अब नतीजों में बदलने वाले हैं, इनमें बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होने वाला, 1-2 सीटों का इधर उधर फर्क होगा तो होगा। तो 33 सीटें झारखंड मुक्ति मोर्चा के खाते में जा रही हैं, 3+ हो रही हैं उसकी। बीजेपी घट रही है। बीजेपी पिछली बार 2019 में 25 सीटों पे थी, वो 22 पे आ गई है, 3 सीटों का नुकसान है। इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो कांग्रेस झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ है, इंडिया अलायंस का हिस्सा है, वहाँ वो 16 सीटों पर है आगे, और उनमें से कुछ जीत भी रही है, जीत चुकी है, तो वहाँ उसे कुछ नफ़ा नुकसान नहीं है, अपनी स्थिति बनाए हुए है। आरजेडी, ये भी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। आरजेडी वो 5 सीटें ले रही है, उनमें उसे 4 का फ़ायदा हो रहा है। आरजेडी ने बहुत अच्छा किया, जो इंडिया अलायंस के साथी हैं उसमें कांग्रेस ने तो महाराष्ट्र में तो बहुत ही बुरा हाल किया, उसी की वजह से पूरा महाराष्ट्र का चुनाव बदल गया, लुटिया डूब गई। लेकिन यहाँ पर सहयोगियों के तौर पर आरजेडी ने बहुत अच्छा रोल निभाया है। आरजेडी 5 सीटों पर है, ले रही है, और 4 सीटों पे आगे है। और जैसे मैंने बताया, कांग्रेस 16 पर ही बनी हुई है। सीपीआई एमएल माले, भाकपा माले, ये भी इंडिया गठबंधन का सहयोगी है, वो 2 सीटों पर आगे है, यानी 2 सीटें उसे मिल रही हैं, और 1 सीट उसकी प्लस हो रही है, यानी 1 बढ़त ले रही है वो। इसके अलावा आप अगर बीजेपी गठबंधन देखें तो बीजेपी 22, और इनके गठबंधन में जेडीयू है, वो 1 सीट पर है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान की वो 1 सीट पर है। ये मिलाकर इनके अभी भी बहुत नंबर कम हो रहे हैं। अगर आप वोट शेयर भी देखेंगे तो वोट शेयर झारखंड मुक्ति मोर्चा के खाते में 23% से ऊपर जा रहा है, और उसे 4% की बढ़त मिल रही है। तो 4% की बढ़त, पिछली बार झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास 30 सीटें थी, 3 सीटों का उसे फ़ायदा हो रहा है। तो 4% का जो स्विंग है वो बहुत बड़ा स्विंग होता है। तो 81 सीटों में ये है। मैं इसमें आपको एक बार इनकी आदिवासी सीटों का भी हाल बता दूं आपको, कि आदिवासियों ने, आदिवासी बहुल यानी जो रिज़र्व सीटें हैं, SC ST जो हैं रिज़र्व सीटें, वो 37 आती हैं झारखंड की 81 सीटों में से। एक बड़ा चंक है ये, 81 सीटों में से 37 सीटें, यानी ये जिधर जाती हैं सरकार उधर बन जाती है। तो इन सीटों में झारखंड मुक्ति मोर्चा 22 सीटें जीत रहा है, 1 का उसे फ़ायदा है। कांग्रेस 9 सीटें जीत रही है, उसे 3 का फ़ायदा है। कांग्रेस ने भी आदिवासी बहुल या SC ST सीटें, जितनी भी रिजर्व सीटें हैं, उनमें अच्छा किया है, 3 सीटें जीत रही है। बीजेपी 4 पर है, और 4 का उसे नुकसान है। आरजेडी 1 पर है, और उसे कोई नफ़ा नुकसान नहीं है। जो LJP है वो 1 पर है, और 1 ही का उसे फ़ायदा है। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा को अगर आप देखें और कांग्रेस को भी यहाँ देखें, तो आपको दिखाई देगा कि आदिवासी बहुल इलाका, SC ST रिजर्व सीटों पर इस इंडिया गठबंधन ने बहुत अच्छा किया है, बहुत अच्छा किया है। यानी जिन सीटों पर घुसपैठिया, बांग्लादेशी घुसपैठिया आपकी ज़मीन, आपकी बेटी, आपका संस्कृति छीन रहे हैं घुसपैठिया, वो मुद्दा नहीं चला, उसे खारिज कर दिया है झारखंड की जनता ने, ख़ास तौर से आदिवासी बहुल इलाकों ने। तो यहाँ से भी बीजेपी को एक झटका लगा है, और यहीं से जो झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार फिर से बनने का रास्ता साफ हो गया। तो जल्दी से आपको फिर अब महाराष्ट्र की तरफ ले चलता हूँ। ये महाराष्ट्र का नक्शा आपके सामने है। 288 सीटें, 288 सीटें, इसमें 145 का आंकड़ा बनता है बहुमत का। लेकिन उससे भी आगे बढ़ रही है। बीजेपी 132 सीटें अकेले ले गई है। महायुति में जो बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी थी, जिसके देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री भी रहे हैं, इस शिंदे सरकार में उप मुख्यमंत्री थे, उनकी अपनी पार्टी अकेले अपने दम पर बीजेपी 132 सीटों पर आगे है, और उसे 27 सीटों का फ़ायदा है। और ये 27 सीटें कहाँ से आ रही हैं? 27 सीटें ना तो शिवसेना उद्धव ठाकरे से आ रही हैं, ना NCP शरद पवार से आ रही हैं, ये कांग्रेस से आ रही हैं। यानी कांग्रेस का प्रदर्शन बेहद खराब रहा। अगर इन्हें हम देखें, शिवसेना शिंदे जो बीजेपी अलायंस में है, यानी महायुति में है, जिससे शिंदे जी, एकनाथ शिंदे जहाँ मुख्यमंत्री हैं अभी तक, 54 सीटें जीत रही है। इनका 2 का नुकसान बताया जा रहा है। हालांकि ये 2 का नुकसान नहीं है। जब 2019 में चुनाव हुए थे तो शिवसेना 1 थी, अब वो 2 फाड़ है, उद्धव ठाकरे और शिंदे। तो उसमें जो उद्धव ठाकरे को मिल रहा है, यहीं पर देख लेते हैं, शिवसेना UBT 20 सीट, अब 20 का ही फ़ायदा दिखा रहे हैं, लेकिन ये 20 क्योंकि ये पहली बार अकेले लड़ रहे हैं अलग UBT उससे, तो 20 सीटें। तो 20 सीटें शिवसेना के पास हैं। लगभग उसने अपना जो उसके पास बचा था सरमाया या
जो खजाना बचा था, जितने विधायक बचे थे, उनने लगभग उसने बरकरार रखा है और उसमें कुछ बढ़ोतरी की है। और एनसीपी शरद पवार जो 12 सीटें हैं, इन्हें 12 का ही फायदा दिखा रहे हैं, लेकिन शरद पवार की एनसीपी भी पहले एकजुट थी 2019 में, फिर अजित पवार अलग हुए। तो अजित पवार की एनसीपी, जो उन्होंने एनसीपी पूरा नाम भी लिया है और चुनाव चिन्ह भी ले लिया है, ऑफिशियल वो माने जाते हैं, तो एनसीपी 40 सीटों पर आगे है। शिवसेना यूबीटी मैंने बता ही दिया, उद्धव ठाकरे 20, कांग्रेस 18। देखिए 26 सीटें कांग्रेस के खाते से जो निकल रही हैं और बीजेपी के खाते में जो 27 बढ़ रही हैं, वो सारा कमाल कांग्रेस का है। कांग्रेस में पहले ही घमासान था, वहाँ बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया। जो क्षेत्रीय दल थे, उद्धव ठाकरे और शरद पवार, एनसीपी और शिवसेना, उन्होंने वाकई में मेहनत की अपने तौर पर, लेकिन कांग्रेस एक राष्ट्रीय दल जो है, उसने उस तरह की मेहनत नहीं की। लोग तो यहाँ तक कह रहे थे कि उन्होंने वायनाड में इतनी ज़्यादा ताकत झोंक दी। वायनाड जो केरल की एक लोकसभा सीट है, जहाँ से प्रियंका गांधी लड़ रही हैं, वो बहुत बड़ी बढ़त बनाए हुए हैं, वो जीत रही हैं। वहाँ लगभग उनकी जीत तय है प्रियंका गांधी की। लेकिन उस सीट पर, जीती हुई सीट थी राहुल गांधी की, जिसे उन्होंने छोड़ा क्योंकि वो रायबरेली से जीत गए थे, 2 सीट नहीं रख सकते हैं, तो 1 सीट उन्होंने वायनाड छोड़ दी थी। पर वहाँ इतनी ताकत लगाई, जबकि वो जीती हुई सीट मानी जा रही थी उनकी। तो महाराष्ट्र उस तरह से नहीं, और महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा रस्साकशी भी दिखाई दी। जो महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष हैं पटोले, नाना पटोले, वो भी तमाम तरह के ऐसे बयान दे रहे थे कि काफ़ी उससे नुकसान कांग्रेस को देखने को मिल सकता है। तो ये एक पूरी इक्वेशन है। आप यहाँ देखेंगे कि बीजेपी 132 पहुँच गई है, लेकिन उसके वोट शेयर में बहुत ज़्यादा बढ़ावा नहीं हुआ है। लेकिन कांग्रेस देखें तो कांग्रेस के वोट में करीब 4.5%, 4.6% वोट कम हो गया है। तो इसने इसकी पूरी तस्वीर बदल दी है। तो जनादेश बिल्कुल साफ है। आप समझ ही गए होंगे कि महाराष्ट्र में महायुति की सरकार बनने जा रही है, अब बहुत बड़े बहुमत से बनने जा रही है। 200 पार हो चुके हैं, 220, 227, 225। अब इसमें थोड़ा बहुत हेर फेर होगा अंत का आंकड़ा, लेकिन एक बड़ी 288 सीटों में से 200 प्लस सीटें जीतना एक बड़ी बात है। वो महाराष्ट्र में महायुति ने जीत ली है। इसी तरह झारखंड में 81 सीटों में से इंडिया अलायंस, जिसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा बड़ा दल है, जिसके नेतृत्व में सरकार है हेमंत सोरेन की, वो जीत ले रहा है। तो वहाँ भी ये उतनी ही बड़ी जीत मानी जाए जितनी महाराष्ट्र की जीत है। तो महाराष्ट्र में इंडिया अलायंस और महाराष्ट्र में महायुति, तो ये सब है। तो मैंने बताया कि 2 चीज़ें बिल्कुल साफ हो गई हैं। नफरत कार्ड एक जगह चला, एक जगह नहीं चला, तो इससे बहुत इस तरह से ये अर्थ निकाल लेना कि यही चलेगा, ये कहना सही नहीं होगा। लेकिन एक चीज़ जो चलेगी वो है डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र, ये इतना तय हो गया है। और अंत में आपको थोड़ा सा, जिस तरह से यूपी का उपचुनाव हुआ, उसके बारे में बता दूं। उसको लेकर तमाम शिकायतें रहीं, तमाम तस्वीरें आई, वीडियो आए कि किस तरह वोट देने से एक वर्ग विशेष, खासतौर से मुसलमान को रोका गया, डंडे बरसाए गए, बैरिकेड लगाए गए, रिवाल्वर तानी गई। हालांकि इस पर पक्ष और विपक्ष है, सफाई दी जा रही हैं, लेकिन ये है कि जो तस्वीरें जो बता रही थी वो वाकई में, और जिस तरह की शिकायतें आ रही थी, जो बाइट आई हैं लोगों की, वो यही बता रही थी कि वहाँ एक तरफा इस तरह बुलडोज़ करने का प्रयास, जहाँ बुलडोज़र पर रोक लगाई सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन एक चुनावी सियासी बुलडोज़र इस तरह से चलाया योगी सरकार ने कि वहाँ 9 सीटों पर उपचुनाव था, उसमें से 7 सीटें बीजेपी जीत रही है। 3 के रिजल्ट, 3-4 के रिजल्ट भी आ चुके हैं, और समाजवादी पार्टी के खाते में 2 ही सीटें आ रही हैं। उसके पास पिछली बार 4 सीटें थीं और बीजेपी के पास 4 सीटें थीं और 1 सीट आरएलडी के पास थी, राष्ट्रीय लोकदल के। लेकिन राष्ट्रीय लोकदल, आरएलडी, जयंत चौधरी फिर बीजेपी में शामिल हो गए, बीजेपी के साथ आ गए। तो वो 5 सीटें, इन 9 में से अगर देखें तो 5 बीजेपी के पास थीं और 4 समाजवादी पार्टी के पास। समाजवादी पार्टी पर शायद ज़्यादा फर्क ना पड़े, लेकिन अगर इन 9 में से यानी 5 सीटों से भी कम अगर बीजेपी रह जाती तो योगी सरकार के लिए एक संकट का सबब बन सकती थी। इसलिए योगी जी ने पूरी अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लेता, अपने अस्तित्व का सवाल बना लेता। इसलिए हमने वो तस्वीरें देखी कि किस तरह वोटर्स को वोट देने से रोका गया। तो जो समाजवादी पार्टी के पास बच रही हैं अपनी 2 सीटें, एक है करहल की, जिस पर अखिलेश यादव विधायक बने थे और बाद में वो सांसद बने, लोकसभा चुनाव लड़के। तो करहल सीट बचा ली अखिलेश यादव ने अपनी, और कानपुर की सीसामऊ सीट, कानपुर के सीसामऊ सीट के जो विधायक थे वो एक मामले में उन्हें अयोग्य करार हुए, सज़ा हुई, इस वजह से वहाँ उपचुनाव हुए। वरना बाकी 9 में से 8 सीट वो सीटें थीं जहाँ एमएलए एमपी बन गए थे, यानी विधायक सांसद बन गए थे। तो
अभी योगी जी ने भी अपनी लाज बचा ली है जैसे तैसे, लेकिन उनके यहाँ से जो संदेश गया है उससे बहुत ज़्यादा उनकी वाहवाही नहीं हो सकती कि इस तरह का चुनाव वहाँ, जिसे हम रामपुर मॉडल के नाम से जानते हैं, पहले हमने देखा है कि रामपुर में किस तरह से चुनाव हुआ, वही मॉडल हमें इन उपचुनाव में देखने को मिला। तो बड़े राज्य महाराष्ट्र, महायुति, झारखंड, इंडिया अलायंस, तो एक एक से बराबरी है मैच। अब देखना है कि कौन सा चीज़ें आगे बढ़ती हैं। एक तो चीज़ ये है कि डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र या जनता को सीधे सुविधाएं देने की चीज़ें बढ़ेंगी, और एक तरफ नफ़रत का कार्ड भी अभी बंद नहीं होगा। वो लगता है कि महाराष्ट्र की जीत को जिस तरह से दिखाया जाएगा बड़ा चढ़ाकर, इस पर आगे भी बीजेपी चलती रहेगी, जो लोकतंत्र के लिए मुझे लगता है कि अपने तौर पर अच्छा नहीं है। लेकिन झारखंड ने एक नया संदेश दिया है कि ये सब यहाँ नहीं चलेगा। तो फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।